कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। करें स्टार्ट पढ़ाई। चलो, इसी ऑनलाइन क्लास के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या सीखा? एटॉमिक में बेसिक सा हो चुका है अपना। उसके बाद जो भी थ्योरीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आई थी, उसके बाद अपन लोग देख रहे हैं अभी एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में अपन ने बोहर पे पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले दो एटॉमिक मॉडल अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा कौन कौन सा? सबसे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड टर्न थी अपनी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। हाँ, जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, उसके बाद जो टर्न आई रदरफोर्ड की, उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? देखो, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसकी लिमिटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? दो बातें थी, दो थ्योरीज थी, अपने अपने दो कंसेप्ट हुआ करते थे। पहला कंसेप्ट ये मार्केट में था, मैक्सवेल की थ्योरी थी। मैक्सवेल क्या बोलता था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर कोई दो चार्ज पार्टिकल यदि रिलेटिव मोशन करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, जब भी एक चार्ज पार्टिकल, हालांकि मैक्सवेल ने बस इतना से बोला था कि यदि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो ईएम वेव रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी ईएम वेव के फॉर्म में रेडिएट करेगा, इरेडिएट करेगा। ठीक है, सही बात थी उसकी। चल, सेकंड, अब कहते हैं ना कि एक एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, आप 12th में पढ़ोगे कि वो मैग्नेटिक वेव या प्रोड्यूस करता है, वो आपके 12th क्लास में आएगा फिजिक्स में। हाँ, दूसरा कंसेप्ट क्या था? यदि दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, आपस में नजदीक आ रहे हो, तो एनर्जी है एमिट करते हैं। ठीक है, दो बातें सीखी अपन लोगों ने। पहली बात ये सीखी, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड थिंग इज द two charged particles are approached to each other, then they emit the energy. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब वो एनर्जी एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब एनर्जी एमिट कर रहा है, इसका मतलब जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने चाहिए, जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वो, इसका मतलब थोड़ी देर बाद वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ जाएगा क्या? कौन? इलेक्ट्रॉन। सही है, तो इस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? जब ये थ्योरी फेल हुई तो नेक्स्ट थ्योरी लॉन्च की गई। नेक्स्ट थ्योरी थी बोहर की, नील्स बोहर पूरा नाम है इसका। नील्स बोहर ने अपनी थ्योरी दी और क्या समझाया उसने? सिंपल से देखो, कोई भी थ्योरी जो होती है, कोई भी थ्योरी लॉन्च की जाती है तो हर थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। हालांकि इससे पहले वाले अपन ने पोस्टुलेट कंसीडर नहीं किए थे। इसका कारण ये था क्योंकि वो थ्योरी इतनी ज्यादा कोर्स में थी नहीं। अपने एटॉमिक का 30% बोहर मॉडल है, 30% पोर्शन जो है। इसका मतलब इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, तो इसका बोहर के पोस्टुलेट भी अपने को सीखने पड़ेंगे। एक्चुअली पोस्टुलेट्स होते क्या है? पोस्टुलेट का मतलब क्या है? अवधारणा बोलते हैं जिसको हिंदी में, अवधारणा। क्या मतलब है? देखो, कोई भी आपको थ्योरी समझनी है, किसी थ्योरी को आप समझना चाह रहे हो, तो उस थ्योरी को समझने के लिए कुछ चीज आपको माननी पड़ेगी, कुछ चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी यदि वो थ्योरी आपको समझनी है तो पोस्टुलेट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको मान के चलना है ताकि आप वो थ्योरी समझ पाओ। ठीक है, तो उसने क्या बोले, अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट था, एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, जहां पर रदरफोर्ड ने इसको छोड़ा था वहीं से बोहर ने स्टार्ट कर दिया अपनी कहानी। रदरफोर्ड ने बस इतना से कहा था कि वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, लेकिन इसने बोल दिया कि बस ये काम तो होता ही है। क्या? एक न्यूक्लियस होता ही है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते ही, इसने एज्यूम कर बोल दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ फॉर अ फिक्स्ड टाइम विच इज नोन एज ऑर्बिट और सेल। ठीक है, जिस एक सर्कुलर पाथ से रिवॉल्व करता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट या फिर सेल। ठीक है, हाँ, एक और चीज, जो ऑर्बिट या सेल होता है इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, दैट इज एन। ठीक है, चलो, अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या ऐसा लॉजिक है जिसकी वजह से वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है? तो अपन समझेंगे कि वो क्या कारण था, क्या लॉजिक था जिसकी वजह से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस कारण से वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है। उसने समझाया भी था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल किया था, जो अट्रैक्शन फोर्स था, या उसका बोलो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो चलो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद सेकंड पॉइंट का ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। चलो नेक्स्ट थर्ड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। देखो, सिंपल सी बात है कि यदि कोई चीज लीनियर मोशन करती है तो अपन क्या डिफाइन करते हैं उसका? लीनियर मोमेंटम। और यदि कोई चीज रिवॉल्व करती है, एक सर्कुलर पाथ में r रेडियस में रिवॉल्व करती है, तो उसका अपन क्या डिफाइन करते हैं?
एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है एमवी दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू दैट रेडियस जिसके अराउंड वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम h/2 का परफेक्ट मल्टीपल है, n क्या नंबर ऑफ सेल, हर सेल का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो h/2 का इंटीग्रल आएगा, मतलब परफेक्ट मल्टीपल आएगा। जैसे यदि फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में n=1 हो जाएगा और n=1 इंटू h/2 1 इंटू h/2 जाना फर्स्ट सेल के लिए। तो देख मैंने काम किया है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, v जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल और r रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इक्वल्स टू 1 h/2 लिखना चाहिए, ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 1 का इंटीग्रल आया है, मल्टीपल आया है, 1 का परफेक्ट मल्टीपल है। ठीक है, यदि सेकंड सेल का स्पीड रखता हूं, सेकंड सेल की मैं रेडियस रखता हूं, तो 2 इंटू 2h/2 नहीं आ जाएगा क्या? सही है, 2 इंटू h/2 सॉरी, ठीक है, 2 इंटू h/2। यदि 3 सेल लेते हैं तो 3 इंटू h/2 क्या इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है क्या? हर बार ही h/2 का। इसने कैसे कैलकुलेट किया? कोई इसका डेरिवेशन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस बंदे ने ये जो काम किया था सारा का सारा, इस बंदे ने जो कैलकुलेशन की थी, ये सारी न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन थी, इसने सारा कुछ प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया था ना, इसके पास कोई डेरिवेशन नहीं था इस चीज का, इसलिए इसके पास कोई डेरिवेशन नहीं था, सिंपल से उसने एक फॉर्मूला बनाया और वो उस फॉर्मूले को उसने मतलब प्रूव किया। प्रूव इन द सेंस थ्योरेटिकल प्रूव नहीं था, प्रैक्टिकल वैल्यूज को रख के प्रूव किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू अपर या एक्साइट टू अपर सेल, एक्साइट होना जंप करने की बात है, एक्साइट टू अपर सेल, देन इट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन किसी लोअर सेल से अपर सेल में जंप करना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके ऑपोजिट यदि अपर से लोअर आएगा तो क्या होगा भाई? एनर्जी को एमिट करेगा। किस फॉर्म में करेगा? किस फॉर्म में करेगा भाई? ये करेगा वापस सेम फोटोन के फॉर्म में। हाँ, नीचे से ऊपर जाना एक्साइट होता है और ऊपर से नीचे आना डी एक्साइट। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टुलेट। तो अपने 2 पॉइंट्स आगे बढ़िया कि ये जो mvr=n/2 ये अपने काम की लाइन है और ये आगे अपने को बहुत कुछ सिखाएगी। दूसरा एक अपना पॉइंट था कि ऐसा क्या कारण है कि उस पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो उसको समझते हैं थोड़ा। इतनी सी जगह पर अपन समझ सकते हैं चाहे तो। आपको पता हो तो बोहर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही अप्लाई होता है। ये इसका लिमिटेशन भी बहुत होगी, बोहर मॉडल का लिमिटेशन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, चलो तो मैं बात करता हूं, यदि इसमें एटॉमिक नंबर Z है तो Z एटॉमिक नंबर का मतलब Z प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, और Z प्रोटॉन होने का मतलब क्या हुआ? प्लस Ze टोटल चार्ज हो जाएगा अंदर न्यूक्लियस का, प्लस का Ze टोटल न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो माइनस इसका चार्ज हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में अट्रैक्शन लगना चाहिए और अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाने चाहिए क्या? लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा क्या? उसका वैल्यू कितना होता है? mv²/r। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, कोई भी चीज जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो एक बाहर की तरफ धक्का लगता है उसको फेंकने के लिए। वो धक्का जो होता है, वो फोर्स जो होता है, वो फोर्स mv²/r, m मास ऑफ बॉडी, v स्पीड ऑफ बॉडी एंड r रेडियस उस सर्कल की जिसका लॉन्ग वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बाहर की तरफ ये धक्का लग रहा है mv²/r। ये आप लोगों ने 11th में कहीं सुना होगा, 11th में कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। और जो अंदर है वैल्यू, जो अंदर की ओर आ रही है, अट्रैक्शन लग रहा है और बाहर की तरफ एक धक्का लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा था तो अंदर की तरफ लग रहा था, वो बैलेंस हो चुका है। तो मैं क्या बोलूंगा, बाहर और अंदर की तरफ फोर्स यदि बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स इक्वल कर देता हूं। तो एक फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है जिसको बोल सकते हैं कूलाम्ब फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r², और एक लग रहा है mv²/r। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होने चाहिए क्या? वापस देख लो, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कौन सा? जो अंदर Z प्रोटॉन पड़े और ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज पड़ी, इन दोनों में जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एक दूसरे की ओर आएंगे, जब ये एक दूसरे की ओर आना चाहेंगे तो एक बाहर की तरफ फोर्स उसको रोक रहा होगा ताकि बैलेंस कर पाए अपने आप को। तो जो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्ब फोर्स, जो 12th क्लास में हालांकि आएगा, लेकिन अभी से याद कर लो क्योंकि अभी बहुत बारी काम में आएगा। ये कांस्टेंट है Q1 जो पहला चार्ज अट्रैक्शन के लिए, Q2 दूसरा चार्ज जिसमें अट्रैक्शन लग रहा है, r² जो बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और mv²/r जो बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे, तो K है जैसे रहना है Q1 की वैल्यू Ze नहीं होगी क्या? Q1 की जगह रख देता हूं Ze। ठीक है,
और इस ई की जगह माइनस का ही रख देता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से आर कट जाना है। हाँ, अब मोड लेना है तो ये माइनस नहीं हट जाएगा क्या, कि अपन को एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल करनी है। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, ओवरऑल इक्वेशन बनी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बोल दे, या फिर आर स्क्वायर लगाना चाहते थे यहाँ पर आर रख दे। ये इक्वेशन कम से कम 10 बार काम में आएगी इसमें, कम से कम 3-4 बार तो अगले ही लेक्चर में काम में ले लूंगा मैं इस इक्वेशन को। तो एक ही इक्वेशन दोनों पैरेलल में जानबूझ के रखिए, ताकि आप दोनों इक्वेशन को याद रखें। और यदि आपको समझ लिया तो वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काम की चीज है। आगे बात समझ में? चलो, तो अब इन लेक्चर को देखना तुम लोग, ठीक है। और यदि कोई डाउट लग रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जाके ग्रुप को ज्वाइन करो, डाउट रूम में जाओ, डाउट पूछो यार, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।